काफ़ी दिन से ये वीडियो बनाने का मेरा मन में था कि बनाना है, लेकिन बस नहीं बन पा रहा था। कुछ ऐसे रीज़न तो कई बार नहीं होते हैं, कुछ ख़ास कारण वजह कुछ होती नहीं है, बस नहीं बन पाती हैं कुछ चीज़ें, तो वही इसके साथ रहा। तो सॉरी। तो अभी जब इमरोज़ साहब का इंतकाल हुआ है अभी कुछ 4-5-6 रोज़ पहले, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ी मैं अपने मन की बात कर लूँ, जो भी मुझे लगता रहा है अब तक। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है लोग चले जाते हैं और फिर हम बाद में बातें करते रहते हैं उनके बारे में। तो जीते जी भी उनके बारे में कुछ बातें कर ली जाएँ। इमरोज़ का जहाँ तक सवाल है इमरोज़ साहब का, तो मेरा जब से मैंने फ़ेसबुक पे भी पोस्ट डाला था कि मेरा उनसे मेरा मतलब उनसे कोई ऐसा मैंने उनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है। तो लेकिन जितना पढ़ा है थोड़ा बहुत, और अमृता प्रीतम जी के उससे उनका लिखा थोड़ा उनके बारे में पढ़ा है, तो मुझे लगा कि वाक़ई वो कमाल के इंसान थे। तो वाक़ई वैसे जीना मुश्किल है। जब से पढ़ा था मैंने पोस्ट में भी लिखा है, मेरे दिमाग में आते रहते थे, आते-जाते रहते थे, चलते-फिरते। तो लेकिन अब उस समय ये भी था कि मेरे वीडियो भी नहीं बनते थे, और उस समय फिर ये भी लगता है कि अब क्या बोलो एक उसके पर, ये होना नहीं चाहिए। जो लोग हैं उनके लिए बोलना चाहिए। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो तो अब नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी हैं, तो जीवित हैं आई मीन। तो इमरोज़ साहब के लिए मैं कहूँगी कि कमाल के व्यक्ति थे। कैसे उन्होंने एक जीवन जिया है, ये जिस तरह से हम सब जीते आते हैं, हम सब लोग, काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग, और उसके अलग उससे उससे अलग उन्होंने एक अलग ही तरह का उनका जो था उन्होंने वो किया। तो एक तो इमरोज़ साहब के मन में इज़्ज़त है। ऐसा नहीं है कि आप जिसको एकदम पर्सनली जानते हो उसके बारे में ही आप बात कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और मुझे इन लोगों के जिनके बारे में बात कर रही हूँ, उनके जाने से अंदर से बड़ा अकेला महसूस होता रहा है। जब भी ऐसे लोग गए हैं, जब बीच में जाते रहे हैं और ऐसा हुआ है तो ऐसे ही अभी इसी वजह से मैंने इमरोज़ साहब से शुरुआत की है कि अभी हाल-फिलहाल में उनका इंतकाल हुआ है। उसके बाद एक हैं बलराज साहनी। अभी मैं इस वीडियो में कितने लोगों की बात कर पाती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है ये मैं इसके बाद फिर एक और वीडियो करूँ, लेकिन बात मुझे करनी है। बलराज साहनी एक बड़े ही उस वक़्त के मुझे पर्सनली बहुत पसंद थे। उनका जो एक बड़ा रियल वो स्कूल ऑफ एक्टिंग वाला हिसाब था, लगता नहीं था। अगर वो ज़्यादातर मैंने जो उनके मूवीज़ देखी हैं उनमें वो एक ऐसा किरदार निभा रहे होते थे जहाँ उनकी वाइफ़ है, फैमिली है, और एक वो जो वाइफ़ और हस्बैंड का एक बड़ा अच्छा-सा मेरे मन में एक रहा है कि एक अच्छा रिश्ता होता है। वो एक जो बनी के यहाँ ऐसा रिश्ता होता है, प्यार ऐसा, तो वो उनका जो रोमांटिक वो था ना, वो कमाल का था। वो ऐसा कुछ करते तो नहीं थे, उस वक़्त तो वैसे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, और मेरा उस तरह के रोमांस में टू बी ऑनेस्ट मेरा विश्वास भी नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं किस तरह के रोमांस की बात कर रही हूँ। तो मेरा नहीं है, बाकी मैं उसके, और अभी तो हम फ़िलहाल ये बात कर भी नहीं रहे। तो वो जो रोमांस उनका होता था, जो एक सटल और वो एक बड़ा अच्छा-सा कि एक बड़ा ही केयरिंग हस्बैंड, और वो दिखाते थे। तो आई वाज़ इन लव विद दैट पर्सन बलराज साहनी। और बहुत ही रियल सा, आराम से बात करना, डायलॉग बोलना, लगता ही नहीं था कि ऐसा कुछ कर रहे हैं। ज़्यादातर मैंने जो रोज़ देखे उनके, वो मैंने वही देखे। कुछ नाम याद तो कर रही हूँ, एक तो वक़्त थी, उसमें तो उन्होंने किया ही, 3 बेटों के फ़ादर का किरदार रोल अदा किया था। उसके बाद एक था उनका उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे।
एक में वो डॉक्टर बने थे, बहुत ही पुरानी मूवी है। वो था, एक नरगिस के साथ थी, जिसका वो गाना है, गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा। तो ये है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मिल जाएंगे पर मैंने ऐसे खोज के नहीं रखे हैं। तो मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो ये है कि उनका जो एक तरीका था वो बहुत ही एकदम रियल स्कूल ऑफ एक्टिंग था। फिर एक मेरे दिमाग में रहती हैं तस्लीमा नसरीन। उन्होंने भी क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपनी बात कही, जो उनको लगा, जहाँ गलत लगा उन्होंने लिखा, कुछ बुक्स लिखी। उनकी एक बुक मैंने पढ़ी है, तो लिखा, जो उन्होंने, उनको जो देखा वो लिखा, महसूस किया उसको और फिर लिखा। तो वो भी देखो एक अकेलेपन में जी जी रही हैं, और अभी भी शायद वो अकेले अकेली ही जी रही हैं। अब तो शायद वो कहीं अब्रॉड हैं कहीं, मुझे जो लास्ट पता था, सॉरी। तो तो ऐसे लोगों के लिए इज्जत हो ही जाती है, रिस्पेक्ट हो ही जाती है। और तस्लीमा नसरीन के साथ मुझे राजेंद्र यादव याद आ रहे हैं। राजेंद्र यादव, आप लोगों में से जिनको नहीं पता, मैं बताऊं कि वो हंस के एडिटर थे और साहित्यकार थे। ज़्यादा तो उन्होंने ऐसे बुक्स नहीं लिखी है, नावल वगैरह कुछ, लेकिन उनका जो हंस, आपको पता है कि हंस के फाउंडर थे मुंशी प्रेमचंद, जो हिंदी के बड़े मशहूर लेखक रहे हैं। तो उन्होंने हंस को कितने साल बाद फिर से, वो हंस तो बंद हो गई थी काफ़ी टाइम पहले, सालों पहले, मतलब कितने सालों पहले, उन्हें हंस को फिर से शुरू किया, रिवाइव किया। और उनका जो एडिटोरियल होता था बड़ा, वो भी बहुत साफ बात करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात कर रहे हैं, जिसके लिए जो बोलना है, चाहे वो पॉलिटिक्स में कोई हो, चाहे वो किसी के लिए कुछ हो, वो साफ बोला करते थे, एकदम बढ़िया से बात करते थे। तो उनके लिए, जब मुझे उनकी डेथ का नहीं पता लगा था, ऐसे डेथ का क्या नहीं, मेरे कोई वो रिलेटिव तो नहीं थे कि मेरे पास फ़ोन आता, लेकिन जैसे पढ़ के पता लग जाता है इधर उधर, पता नहीं उस समय बाई चांस पता नहीं क्या था, तो मुझे नहीं पता लगा था, मुझे 3 4 5 दिन बाद, 5 7 दिन बाद पता लगा था। तो मैं बड़ी शॉक्ड थी, मुझे बहुत अकेलापन लगा था, ऐसा लगता है कोई है जो हमारी बात कह रहा है। और ये ट्रेजेडी है कि हम उस वक्त तो उसको वैल्यू नहीं कर पाते। नहीं, वैसे राजेंद्र यादव जी का था, वैल्यू तो मैं करती थी, लेकिन फिर भी उस शिद्दत से शायद नहीं होता था, लेकिन करती थी। और चलिए, वो एक दूसरा नाम मैं बाद में लूँगी, राजेंद्र यादव जी के साथ एक ज़ुबान पे नाम आ रहा है। तो उन्होंने एक तो सबको मौका दिया, जो कि बहुत हिम्मत का काम होता है, जैसी सोसाइटी समाज हमारा है, और जैसे राइटर्स फ्रेटर्निटी होती है, गुटबाजी होती है। अम, और लिखते तो बहुत अच्छा है राइटर्स, लेकिन ज़्यादातर राइटर्स होते बड़े फॉरवर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है और ये सब होता है। तो राजेंद्र यादव जी ने उन सब की परवाह नहीं करी। और मैं, देखिए, कुछ लिख के नहीं बोल रही, मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो इस समय साथ साथ बोल रही, बस मेरा मन हो रहा था कि मैं बात करूं, होनी चाहिए सबकी बात। तो उन्होंने, इन सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने तो कभी ऐसा कुछ परवाह ही नहीं करी है कि लोग उनके बारे में कुछ कहें, वो बस अपना काम करते रहे। अभी चाहे मैंने इमरोज़ की बात की, चाहे बलराज साहनी की बात की, और चुपचाप अपना काम करके चले गए हैं। तो इमरोज़ का जहाँ तक सवाल है, इमरोज़ साहब का, तो मैंने पेंटिंग्स तो उनकी कभी देखी नहीं है, लेकिन पेंटिंग्स बनाते थे शायद वो। लेकिन जैसे वो इंसान के तौर पे जैसे रहे हैं वो, मतलब काबिल तारीफ़ है। और अब राजेंद्र यादव जी की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने सबको मौका दिया धड़ल्ले से, कोई परवाह ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है। उनकी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था, उनको क्या क्या हमले हुए, क्या क्या नहीं हुआ उनके लिए, लेकिन वो जमे रहे, एक तरह से वो भी अकेले ही थे।
तो उन्होंने दलित लेखिकाओं को और लेखिकाओं को भी लोग नहीं मौका देते थे, तो वो उन्होंने मौका दिया। और फिर दलित लोगों को मौका, दलित लेखकों को, कवियों को, गज़लकारों को, महिलाओं को, जो कहीं और नहीं छप पाती थी, वो देखते थे कि योग्यता है, तो थोड़ी सी भी योग्यता है तो उनको मौका नहीं दिया। दिया उनको, सॉरी, उनको मौका दिया। उनको लगा कि हाँ, एक इनको मंच मिलना चाहिए, अच्छा लिख रहे हैं तो। और ये मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है, ये कुछ छोटा मोटा नहीं होता कि आपको वैसे ही एक एक ढर्रे में आप काम कर रहे होते हैं, सालों से यही लेखकों का चला आ रहा है, तो उसमें एक एक तो वापस शुरू करना कोई किताब, पत्रिका, और उसके बाद लोगों का वो बर्दाश्त करना, और फिर ऐसे बर्दाश्त इसीलिए करना कि आप एडिटोरियल लिख रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। उनका एडिटोरियल बहुत पढ़ा जाता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो वो था ही, होता ही ऐसा था। और फिर आप मौका दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही मतलब धारा के विपरीत थी। तो इस तरह के उन्होंने मौका दिया। मुझे तो खैर नहीं दिया था, मेरी भी एक कविता भेजी गई थी, लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। तो अ, लेकिन मेरे भाई को तो बहुत मौका दिया। अभी भाई की बात तो बाद में आएगी, लेकिन हाँ, अभी जो बात हो रही है तो उसमें कहा उसको बहुत मौका दिया, तो उसकी छपी, अच्छे से उन्होंने छापी। और हाँ, उनके पर्सनल कुछ अपने इश्यूज थे। उनकी वाइफ जो थी, पत्नी जो थी, मन्नू भंडारी जी, मन्नू जी, तो उनके कुछ रहे थे, लेकिन उन्होंने आपस में तो एक दूसरे के लिए ज़्यादा कुछ कहा नहीं। अब ये इनकी आपस की बात थी, लेकिन वो अलग रहे सालों तक। कुछ थोड़ी बहुत शायद बात करी हो मन्नू जी ने, मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिर भी इन दोनों ने ऐसा कुछ बात करी नहीं। लोगों ने बहुत कयास लगाए कि ये हुआ दोनों में, वो हुआ। तो चलिए, खैर, उससे हटके काम उन्होंने किया। मन्नू जी ने भी अपनी बुक्स लिखी, और कुछ बहुत अच्छी लिखी। और राजेंद्र यादव जी, इस समय में बात कर रही हूँ उनका, तो ये एक बिल्कुल ही अलग से होके, आ, उसके बारे में तो कमेंट क्या ही कर सकते हैं किसी की पर्सनल लाइफ में। तो मतलब क्या, जब तक हम उनको बिल्कुल पास से नहीं जानते हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन जो रहा है उनका हिसाब किताब रहने का, तो दोनों का ही मुझे तो ठीक लगता है। पर यार, राजेंद्र यादव जी, देखो, अपना अपना वो तो टेम्परामेंट होता है। राजेंद्र यादव जी ने अपने हिसाब से उस समय बड़े बहादुरी के काम किए हैं। तो अम, इसके बाद मैं, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है, मैं, ऐसे कुछ नहीं है कि किसी को पहले दूसरा तीसरा कोई नहीं, मेरे लिए सब किसी ना किसी रूप में सब ने एक बहुत बहादुरी का काम किया है, और अलग हट के काम किया, और अच्छा काम किया है। नहीं तो ये दुनिया तो ऐसी चले जा रही है। मैं हमेशा कहती हूँ, भेड़ चाल चल रही है। आता है कबीर, कबीर आते हैं इसके बाद। उसके बाद नहीं है, मतलब कबीर आते हैं बाद, मतलब कोई ऐसे मैंने नहीं रखा हो कि वो पहले है, वो टॉप पे है, टॉप पे नंबर 1, टॉप पे ये कोई काउंटडाउन नहीं चल रहा है। तो वो कौन सी गानों की लिस्ट आती है, वैसा कुछ भी नहीं है। सब ने अपने अपने तरीके से सब किया है, अच्छे से किया है। कबीर तो बेमिसाल थे जो उन्होंने लिखा। तो काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि ये एक ही धर्म के लोगों को कहा गया है। यूज उन्होंने कहा है मुल्ला, खुदा, या कुछ भी, मुल्ला और खुदा, लेकिन ये सब धर्मों पे लागू होता है। चाहे कोई भी धर्म हो, सब लोग चिल्ला चिल्ला के अपनी बात चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अंदर से उनको भी कुछ नहीं पता। ठीक है ना। तो ये है कबीर के। तो एक और मुझे नहीं याद आ रहा, दोहा। तो
बहुत ज़बरदस्त थे। उस वक़्त उनको भी दुराया गया था, लेकिन वो अपना काम जो भी वो थे लिखते रहते थे आराम से, शांति से। काफ़ी सारे हैं उनके, ज़बरदस्त हैं। पढ़ने चाहिए आप लोगों को जो नहीं पढ़ते हैं, तो मज़ा आता है पढ़ के। और खाली हमें मज़े भी नहीं लेने होते हैं, हमें भी कुछ आगे बढ़ाना होता है काम को, अगर लगता है तो। ये आपके अंदर से ही होता है वैसे, और अंदर से नहीं भी हो तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में। खाए पिए सो गए बस, ये मुझे तो कुछ नहीं, अजीब लगता है। इसके बाद आप आते हैं, अगर कहें तो हम्म, किसका बोलती हूँ मैं, कमल हासन। ये कहीं से भी हो सकते हैं। कमल हासन की भी पर्सनल लाइफ में जो भी है वो उनकी अपनी कहानी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमेशा रोल ऐसे पिक किए, सेलेक्ट किए, चूज़ किए जो कुछ अलग किस्म के होते थे, और मुझे तो यही दिखाई देता था कि वो बहुत अपना पूरा लगा देते हैं, उसमें झोंक देते हैं। अभी हम वो, अगर आपको याद हो, पुष्पक, हँसाया भी बहुत था उसमें उन्होंने। मुझे फिर देखनी है वो, एक्चुअली बहुत साल हो गए देखी थी मैंने, वो बहुत ज़बरदस्त थी। उसके अलावा आप चाहे वो ले लीजिए, सदमा ले लीजिए, किसी भी फिल्म में वो तो अपना रोल बहुत अच्छा करते थे एकदम दिल से। पिक्चरें भी चुन चुन के लेते हैं, ऐसे नहीं कोई पकड़ ली पैसे के लिए, मुझे नहीं लगता, मतलब ऐसे करते हैं। कुछ साउथ की होंगी और वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने देखी नहीं है, तो उसमें मैं कोई कमेंट कर नहीं सकती। लेकिन जितनी भी यहाँ सामने आई, तो वो तो उसमें बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है। गिनी चुनी फिल्में की हैं, नहीं तो वो भी कर सकते थे। साउथ के एक और एक्टर हैं बहुत पॉपुलर, तो उन्होंने तो सब तरह के हथकंडे किए हुए हैं। मुझे नहीं पता पर्सनल लाइफ में वो कैसे हैं, लेकिन फिल्म में जहाँ तक सामने आता है तो। लेकिन इन्होंने अपना चुन के अच्छी फिल्में की और अपने रोल को बखूबी निभाया है। कितनी फिल्मों में ऐसे रुला दिया है उन्होंने। तो एक ये है कमल हासन, और फिर एक संजीव कुमार भी हैं। संजीव कुमार एक्चुअली जब काम कर रहे थे और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई, तो संजीव कुमार का जो है वो, मुझे बहुत कुछ वैसे नहीं पता, लेकिन जो फिल्मों में काम किया उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया। नेचुरल एक्टर थे वो भी, बलराज साहनी की लीग के, और बहुत अच्छा काम करते थे। रोमांटिक रोल उनके भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगते थे। देखिए, एक एज होती है, या बाद में भी हो सकता है किसी के साथ, तो उसमें अ, आपने किसी व्यक्ति के साथ यू फॉल इन लव, तो संजीव कुमार के साथ तो मैं आज भी देखती हूँ तो मुझे वो लगता है। तो बहुत अच्छा से निभाते थे, रोमांटिक भी और हर तरह के रोल। फादर का भी निभाया है किसी गुलजार की मूवी में, और हर जगह बहुत ही ऐसे सिंसियरली काम करते हो, बहुत अच्छे लगे। और उनकी जो स्माइल होती थी और वो सब, बहुत अच्छा। जल्दी चले गए, उनका भी मुझे दुख होता है, आज तक दुख होता है। तो मतलब जाना तो सबको ही होता है, मैं भी जाऊंगी, बट एक लगता है कि एक बहुत अच्छे से जो लोग हैं, जो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ, तो सिंसियरली काम कर रहे हैं अपना, तो उनका दुख होता है। तो ये है एक संजीव कुमार जी। मैं इतना कह नहीं पा रही जितना मेरे पास उनके लिए, या और सबके लिए, जो जो भी, बहुत सारी मेरी उनके लिए एक वो है कि मैं बात करूं उनके बारे में, लेकिन वो शब्द है ही नहीं। अब ये लोग हैं ही ऐसे। फिर हैं तब्बू, एक्टर एक्टर जो हैं बॉलीवुड की, तब्बू भी अपने हिसाब से रोल चुनती हैं, और वो अपने को ऐसा लगता है सीरियसली लेती भी नहीं है, तो मस्त रहती हैं और अपना मुझे जो दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं कि मैं सीरियस रोल करती हूँ, मतलब सीरियस नहीं, मतलब अच्छे वो एक आर्टिस्ट मानी जाती हूँ, तो उस हिसाब से रहें नहीं, अपना मस्त रहती हैं, मतलब नॉर्मली रहती हैं। तो
और रोल क्या क्या निभा जाती हैं, चाहे वो चांदनी बार हो, चाहे वो अभी मुझे नाम याद अंधाधुन हो, चाहे वो कुछ हो। हम्म, बस कमाल कर जाती हैं। और अगर कहा जाए तो अपनी लाइफ में भी वो अपने हिसाब से ही रह रही हैं। बाकी पर्सनल लाइफ का हमें इतना ज्ञान नहीं है किसी का कि क्या चल रहा है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा वो है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा जानने का, घुसने का किसी का भी। ऑर्डनरी भी किसी का, मतलब ऑर्डनरी नहीं, मतलब जो भी आम लोगों का भी मेरा इतना वो नहीं होता है। तो जो भी है, लेकिन वो जो कर रही हैं वो ज़बरदस्त है, उनका भी मानना पड़ेगा, अच्छे काम करती हैं। वो भी हर पिक्चर को लपक लपक के लेती नहीं है, अभी की बात नहीं, शुरू से ही उनका ऐसा चल रहा है। बाद में चलिए एक एज की बात, तो बॉलीवुड में एक वो लगा ही हुआ है कि काम आपको कम मिलता है। हालांकि अब तो रास्ते बहुत खुले हुए हैं, मिल भी जाते हैं, लेकिन स्टिल वो शुरू से ही, उनका तो ये है कि वो शुरू से ही बहुत सेलेक्टिव उनका काम रहा है। और फिर इसके बाद किसका बोले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो अभी तो मेरी लिस्ट में बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं तो इनको थैंक यू ही बोलती हूँ। और जब सोचती हूँ, और जब एकदम कोई ऐसा आदमी जाता है तो मुझे तो बहुत, मैं कोई उसको एक्सेप्ट करने में, एडमिट करने में मुझे कोई वो नहीं है। मैं अकेला फील करती हूँ कि ये होते हैं। राजेंद्र यादव जी का मुझे अभी तक बहुत लगता है, और अभी इमरोज़ साहब का भी लगा था। तो उसके अलावा इरफान है। इरफान जब गए थे तो बहुत बहुत वो लगा था, अफसोस हुआ था बहुत ही ज़्यादा, मतलब। तो अब ये कोई हमारे रिलेटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम इनको पर्सनली मिले भी नहीं हैं, लेकिन एक जुड़ाव एक आपका हो जाता है। जो काम आपके लिए आपसे अच्छा कर रहा है, जो काम, तो होता ही है। क्योंकि जो अम, वो वाले काम चल रहे होते हैं आम बॉलीवुड में या किसी भी फील्ड में, किसी भी पेशे में, किसी भी इंडस्ट्री में, उससे अलग आप अगर कुछ अपना करते हैं, और ये नहीं कि आप अलग पहचान बनाने के लिए अलग कर रहे हैं, पहचान तो बन जाती है आपकी अलग, लेकिन आप में इतना हिम्मत होती है कि आप करते हैं, और आपको लगता है कि हमें करना है, अच्छा करना है। एक और ज़्यादातर ऐसे लोग मैंने देखा है कि अच्छे इंसान होते हैं बेसिकली। तो इरफान भी उसी किस्म के थे। इरफान ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रोल किए हर तरह के। अम, उनकी फिल्म्स, मुझे अभी तो खैर वो याद आ रही है, पीकू, क्या मस्त रोल उन्होंने अदा किया था, अच्छा सा। और बाकी बहुत सारे हैं उनके तो, सीरियस भी हैं और थोड़े वैसे भी हैं। अभी बहुत मैंने देखी नहीं है, कुछ मेरी रह गई हैं मूवीज़ देखनी। कुछ एक मैंने, वो कौन सी है, तिग्मांशु धूलिया की है या किसकी है, वो डाकू वाली, वो मैंने शुरू की थी, देखी नहीं है, कभी कोशिश करूँगी, देखूँगी। तो वो है। तो इरफान इरफान जब गए थे तो मैं परेशान हुई थी। तो उसके मतलब ये लोगों की बातें करना ज़रूरी है, चाहे वो चले गए या जो भी है। मुझे लगता है रहते जीते जी वही रहता है ना, कि जीते जी तो हम उनका कोई वो करते नहीं वैल्यू। और वैसे और वैल्यू तो क्या ही कर पाएंगे हम, लेकिन इतना तो है ना कि एक बात कर लें उनकी, बस एक वो नमन और वो डाल दें, तो उससे मुझे लगता है कि फिर वो भी डालना बड़ा झूठा सा लगता है मुझे। तो अब इसके बाद अगर कहें, मैंने इमरोज़ साहब की बात की, मैंने प्रहलाद साहनी साहब की बात की, मैंने तस्लीमा नसरीन साहिबा की बात की, मैंने राजेंद्र यादव जी की बात की, मैंने कबीर की बात की, मैंने संजीव कुमार की बात की, मैंने तब्बू की बात करी, और एक हैं अपने फूड इंडस्ट्री में विकास खन्ना,
विकास खन्ना को लोग ये भी कह सकते हैं कि अच्छे एफ्लुएंट और वो हैं, लेकिन शुरुआत तो जो मैंने उनको देखा बात बताते हुए, वो बहुत ही ऐसा नहीं था उनका, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था जैसे अब हैं। और उनका एक क्लब फूड था, वो बताते रहते हैं अक्सर बहुत सारे इंटरव्यू में। मैंने ज़्यादा नहीं देखे हैं, कुछ देखे हैं। तो उससे उनको दिक्कत भी थी, तो उन्होंने पहले एक छोटा-सा, अभी मैं कुछ टाइम पहले देख रही थी, बी 15 दिन पहले, तो इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैंने एक ढाबा खोला था अमृतसर में, तोड़-फोड़ गए थे उसको। फिर कुछ दिन बाद ये चले गए थे बाहर, फिर अब वहीं बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैं देखती हूँ कि बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। बेसिकली मुझे लगता है वो ऐसे हैं। ऐसे नहीं कि वो बनावटी, मुझे तो नहीं लगता उनमें कुछ भी। और वो उसके अलावा भी काम करते रहते हैं, खाना-वाना। एक एक और इसके बरक्स एक और शेफ़ हैं, अ, उनकी एज से थोड़े से कम रहे होंगे, उनसे तो कम ही हैं, 5, 7, 8, 9 साल। तो 7 से 9 साल मैं अंदाज़ से बता रही हूँ, तो वो थोड़ा-सा रहता है। वो भी बड़े पॉपुलर हैं इस समय, लेकिन ख़ैर कंपैरिज़न नहीं होना चाहिए, बट मैं बता रही हूँ कि आप कैसे रहने का, आपका तरीका कैसे होता है। विकास खन्ना का एक अपना वो बना हुआ है, और वो कितना मिशेलिन स्टार्स और वो सब जीत लिए हैं, लेकिन वो वैसे ही बात करते हैं, बड़े भोलेपन से और बहुत ही अच्छे से। और फिर उनका ये भी है कि एक बार नेटफ्लिक्स पे वो मूवी या अमेज़न प्राइम पे है, प्राइम पे आई मीन, तो मुझे याद नहीं है, कोई 1.5 साल पहले मैंने देखी होगी। अच्छा, तो मैंने जब देखनी शुरू की हम लोगों ने, तो द लास्ट कलर, तो देखी, अच्छी लग रही थी काफ़ी, मतलब ऐसी जो बहुत ही दिल को हिला रही थी, टच कर रही थी। कोई एक सवा डेढ़ घंटे की मूवी है, 1.5 घंटे की तो होगी, या शायद 1.5 या पौने 2 घंटे की, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो नीना गुप्ता हैं उनमें, मेन लीड में। तो वो मूवी, अगर मैं, जिन लोगों ने नहीं देखी, थोड़ा सा बता रही, ज़्यादा नहीं, विडोज़ पे है। तो बनारस की विडोज़ जो है, तो आपको पता ही है, तो वो बनी हुई है और बहुत अच्छी मूवी है। तो जब बाद में वो कास्टिंग और वो सब आ रहा था, क्रेडिट्स वगैरह मूवी के, तो मेरा ध्यान गया, बेस्ड ऑन ए नॉवल बाई विकास खन्ना। मैं हैरान हो गई। तो मतलब होता ही है ना, हम एक वही है कि एक छवि बनी रहती है हमारे दिमाग में। मूवी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आए, कहीं-कहीं आप निकाल सकते हैं उसमें से, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है फिर भी। तो एक सेंसिटिव आदमी का वो दिखता है उसमें आपको। वो लिखी हुई है, शायद अभी मैंने कुछ दिन पहले ही, 5-6 दिन पहले देखा है, मुझे लग रहा था शायद उनकी डायरेक्ट की हुई हुई है। वो इंटरव्यू में वो थे शायद, और वो यही कह रहे थे। वो इंटरव्यूअर शायद कह रही थी कि आपने तो डायरेक्ट भी किया, तो बहुत अच्छी मूवी है। तो मैं हैरान हो गई। तो देखिए, विकास खन्ना भी चुपचाप कर रहे हैं। और अ, इतना मुझे नहीं पता था, ही ही हैड एन आई फॉर दिस काइंड ऑफ मूवी। और ये तो एक विकास खन्ना भी है मेरी लिस्ट में। और लोग हैं जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगी। अभी मैं ख़त्म करती हूँ ओशो से। फ़िलहाल का ये जो है वीडियो, मैं ओशो पे ख़त्म करती हूँ। ओशो ने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है। और अगर ओशो का नाम आएगा तो संजय ग्रोवर का नाम तो आएगा ही, क्योंकि मुझे ओशो, मेरे दिमाग में भी अ, मतलब ऐसे कोई स्पष्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा था कि ओशो ऐसा ही है। तो वही सेक्स और वो उससे जुड़ा हुआ बकवास सा बाबा टाइप का जो आदमी होते हैं, उस टाइप का ही है कुछ कुछ। तो फिर भाई संजय ग्रोवर ने कुछ बुक्स खरीदी हुई थी उसकी, उनकी हिंदी में। तो तब तो ओशो थे, तब थे, हाँ, काफ़ी साल हो गए इस बात को, 30 साल,
आराम से हो गए, 30 साल तो हो ही गए, ज़्यादा नहीं तो अब ओशो तो जगत के ज्ञानी थे, ये भी पढ़ रखा है, वो भी पढ़ रखा है। पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। ये हम एक जो अपनी राय बना के, मैं वही कहती हूँ कि नहीं बना के रखनी चाहिए बिना जाने समझे पूछे, और हमारी कोई बना लेता है तो हमें गुस्सा आता है, और वही काम हम दूसरों के साथ करते हैं। तो ओशो का ये था कि अ, भाई ने, मुझे याद आता है कि हम लोग अपने होम टाउन में हुआ करते थे, तो भाई उस वक़्त जब ऐसा था तो भाई, मैं और मम्मी हुआ करते थे, मदर हमारी हुआ करती थी घर में दिन में। तो भाई उनके जो एक्सर्प्ट्स हैं बुक में से पढ़-पढ़ के सुनाता था। कई किस्से चीज़ें सुनाता था, और कई मज़ेदार फ़नी, वो जो बड़े एग्ज़ाम्पल दे के बताते थे ना बात, वो तो उनका मतलब लाजवाब था, ओशो का समझाने का तरीका। आप बोर भी नहीं होते हैं, और आपको ऐसे एंगेज करके रखते थे वो, और बात भी किए जाते हैं अपनी। वो भी बहुत बोल्ड थे। बोल्ड इसलिए कहा जाता है ना कि आप जो ढर्रे पे चली जा रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उसके खिलाफ आप बोल नहीं पा रहे हो। तो और ये और ट्रेजेडी होती है कि आप बोल नहीं पा रहे हो, और जो दूसरा बोल रहा है आप उसको गालियाँ दे रहे हो। तो ये तो लोगों की बुद्धि का मुझे आज तक समझ नहीं आया। आपके लिए बोल रहे हैं वो, और वो लॉजिकली अच्छे से बात करते थे। तो वो हमें किताबों के अंश पढ़-पढ़ के सुनाया करता था, और हम कहीं बहुत एकदम बहुत, मेरा मुझे जहाँ तक अपना याद है, मैं मुझे लगता था वाह! क्या बात है। और उस समय मुझे ये भी लगता था कि कुछ चीज़ें मुझ में भी सामना, काफ़ी चीज़ें थी सामना करने की, मेरे में हिम्मत नहीं थी। उसके बाद भी नहीं कर वो हिम्मत थी, वो तो किताबों से पढ़ने पे, इसके पहले की बात है, पढ़ के बाद भी नहीं थी कि उसको मान लिया जाए चीज़ों को, कि जो हम कुछ काम करते हैं। हालाँकि मैं तो फिर भी कहूँगी कि आप कहेंगे कि अपनी बिगुल बजा रही है, लेकिन हमारे फिर भी ऐसा यहाँ नहीं रहा है हमारे घर में कि बेसिकली कोई ख़राब ऐसा कुछ हो, इंटेंशनली बेसिकली कोई ख़राब। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सालों से जो बैठी हुई हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ हेल्प थी, काफ़ी साल से ही लगी हुई हैं। तो व्यवहार तो उनका अच्छा होता था। मतलब हमारे घर घर में पेरेंट्स का, मदर फादर का उनसे अच्छा रहता था। कभी उन्होंने कुछ उधार माँगा, एक साथ तो दे दिया, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं रहता ही था कि वो, मेरा भी उनसे अच्छा रहता था, पर फिर भी कभी-कभी हो जाता था कि मैं एकदम उन पे हावी हो जाती थी। तो वो और इस तरह की कई चीज़ें थी। तो ऊपर से मैं कहती थी कि हाँ भई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाती थी मैं प्रैक्टिकली। तो वो सब चीज़ें मुझ में थी, और ऐसी कई चीज़ें थी जो ओशो ने जिनको संबोधित किया है। ये तो मैं अपने हिसाब से एक अपना एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि मेरा क्या साइकोलॉजी उस समय चला करती थी। तो उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में बात किया, कुछ चीज़ें तो एकदम टच करती थी आपको। तो और कुछ आपको वो ऐसे अ, हास्य के उसमें किस्सों में बताया करते थे। कोई मुल्ला नसरुद्दीन, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई बुद्ध की बातें वैसे थोड़ी सीरियस, कोई कुछ, कोई कुछ, सब में और कुछ में वो बड़ा हास्य जोड़ देते थे। तो कुल मिला के वो एक बोल्ड थे, और वो बोल्ड व्यक्ति थे। अगर बाबा की बात करें तो वो एक बोल्ड व्यक्ति थे, ओरिजिनल अपने किस्म के आदमी थे। बाकी तो जो बाबे आए हैं, वो तो बस बाबा ही हैं। बाबा, जिनको बाबा नहीं कहते, वही हैं बस। एक बाबा का मतलब होता है, वही बाबा हैं। तो वो आए, और उस समय तक भी मैंने नहीं, फिर बाद में पता नहीं अपने हुआ तो वहीं से कुछ शुरुआत हुई होगी ट्रिगर, लेकिन बाद में फिर मैंने फिर उनके वीडियो देखे, और धीरे-धीरे समझी, और धीरे-धीरे अपनी में अंदर झाँकना शुरू किया।
लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें थी जो मैं नहीं मान पाती थी, लेकिन धीरे 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 शुरुआत उन्हीं से हुई है। बीज ये उनसे ही डला है कि सच का सामना करो और अपने से अपने को देखो क्या कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये तो मैं 1-2 बातें बता रही हूँ। तो वो जो शुरुआत थी सारी, ये लोगों का जो मैंने अभी बताया वो अपने किस्म से थे। लेकिन ये जो अंदर से जो एक बदलाव आया, बदलाव ऐसा कि जो जिसने मुझे इवॉल्व किया इंसानी तौर पे, और एक मुझे हिम्मत दी। और देखिए, जब आप अपने बात कह पाते हैं, सही बात। पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए आप किसी को परेशान तो नहीं कर रहे। अगर आप सही बात कह पा रहे हैं तो आपको जो वो जो आप अपनी मर्ज़ी से जो एक कर रहे होते हैं, उससे एक आनंद जो मिलता है ना, वो शुरुआत हुई थी ओशो से। और आते, 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 आते अब आके वो कुछ कुछ 2-3 साल से वो कुछ फ़र्क काफ़ी आ गया है। मैं नहीं कह रही कि सारा आ गया है। तो मुझे उनका भी बहुत लगता है, उनका तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि वो अभी होते। तो अब मुझे अब होते या क्या होते उससे कुछ लोग कहें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, बहुत कुछ उन्होंने मतलब मेरे में तो बहुत तब्दीली आई है। तो अभी बहुत आनी बाकी है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिस पे मुझे अभी भी काम करना है, लेकिन काफ़ी आई है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये शांति दिल की। तो ये कहीं उनकी बातों से बहुत सारी चीज़ों से समझ में आई है। कंपैरिज़न मत करो किसी से, और ये वो और बहुत सारी बातें। अपने मन का काम करो, जो अच्छा लगता हो वो करो। शुरुआत तो उन्होंने की थी ना, बाद में और लोगों ने भी बोली। और कुछ लोगों ने, चलो ठीक है, उनकी बात को आगे बढ़ाया। पर कुछ लोगों ने तो नकल के तौर पे ही वो बंदरों वाली हरकतें शुरू की हैं। ना उनके पास उसके साथ कुछ वो होते हैं कि सपोर्टिंग कुछ ना कुछ, बस वो बोल रहे होते हैं। नकलची बंदर जिनको हम बचपन में कहा करते थे, वही हैं। तो बंदर भी शायद समझदार होते हैं काफ़ी, लेकिन जो भी है, तो नकलची हो रहे हैं। तो वो ओरिजिनल जो थे बाबा थे, और वो बाबा जैसे जो आजकल होते हैं बाबा नहीं थे। और उनको, आपको पता है, काफ़ी लोगों को पता होगा शायद कि उनका अंत कैसे हुआ। तो उनका जाना मुझे अभी तक खलता है। और फिर जहाँ तक संजय ग्रोवर की बात आती है, मेरे भाई की, आप कहेंगे कुछ कुछ भी अगर आप सोचें, मैं नहीं कह रही आप सोच ही रहे होंगे शर्तिया, ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये अपने ब्रदर को, भाई को प्रमोट कर रही है, कुछ नहीं। अगर मैं प्रमोट करूँगी भी सही तो वो नहीं चाहेगा, वो मुझे ही डांट लगा देगा। वो भी अपनी शर्तों पे ही जी रहा है काफ़ी सालों से। और उसने भी बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं ऐसे। तो ओशो का द्वार उसने मेरे लिए खोला, तो मैं तो उसके शुक्रगुज़ार हूँ बहुत ज़्यादा। और देखिए, और ये जो वो होता है ना कि एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, फ़िल्मों में तो, बॉलीवुड में तो ये बहुत हुआ है कि ये चलता है नेपोटिज़्म या कुछ। मैं तो बुरा नहीं मानती, मैं नहीं बुरा मानती, क्योंकि जो वही है, मेरा भी यही मानना है काफ़ी टाइम से। अब नहीं कि मैं अपने भाई की बात कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से मानना है कि अब वही है कि डॉक्टर का बेटा अब डॉक्टर है कि वो डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है। चलता तो यही है ना, चीज़ें चलती तो हैं और होती भी हैं। कई जगह बच्चे खुद अपनी मर्ज़ी से, शौकिया भी तो जुड़ते हैं। कोई हलवाई है तो उससे उसकी संभाल लिया, किसी का बिज़नेस है तो बच्चे ने संभाल लिया, लड़का लड़कियों ने। तो ये तो चलता ही रहता है। और कुछ लोग वाक़ई अपने मन से भी जुड़ते हैं, ऐसा थोड़ी है। हम सबका तो नहीं कह सकते कि वो इसका उनको वो मिल गया। कुछ लोग बाकायदा कोर्स वोर्स करते हैं, सीखते हैं, तब आते हैं इस इंडस्ट्री में। तो इसमें क्या बात है, तो फ़िल्म वाले भी आ जाते हैं, और इसमें फिर ये संजय ग्रोवर भी आ गए तो क्या दिक्कत है। तो प्रमोट मेरे प्रमोट करने से किसी को क्या होगा, उसको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसे करने से कुछ नहीं होता। अपना काम
आपको खुद अपने अच्छे से करना होता है, दिल से भी और बहुत हिम्मत से भी करना पड़ता है। तो मैं ओशो से तो बहुत ज़्यादा मैंने पाया है और भाई से भी पाया है। और वो जो जीवन जीते हैं और जिया है उन्होंने, वो भी हर कोई नहीं जी सकता। उन्होंने हमेशा एक मुझे रास्ता दिखाया है। तो और उनकी जो बात कर रही थी मैं राजेंद्र यादव की, तो उस समय मैं भाई संजय ग्रोवर की भी बात करने लगी थी। तो अ, राजेंद्र यादव से संजय ग्रोवर की तो कुछ एक बार मुलाकात हुई। और उनको और एक एक बार मेरी वजह से भी हुई, मेरी कुछ इशू चल रहा था और राजेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छी सलाह दी। तो उसी का एक सलाह जो दी भाई को, और भाई भी उसी किस्म की सोच रखता है। तो और समय भी रखता था और अब भी रखता है, कुछ काफ़ी साल हो गए इस बात को। तो मैं ठीक ठाक घूम रही हूँ दुनिया में। और बाकी तो आपको देखिए दुनिया में ये सब मिलता रहेगा, चैलेंजेस आप सीखते रहेंगे और वो तो आपको फेस करने ही पड़ेंगे। लेकिन वो तो कुछ अपने एक्सपीरियंस भी रहा मेरा, और धीरे धीरे बहुत और चीज़ें भी देखी मैंने। लेकिन ओशो के साथ साथ संजय ग्रोवर ने भी मेरे अ, मार्ग को बहुत प्रशस्त किया। तो और वो जो खुद जीते हैं वो भी बहुत अच्छा, बहुत सही जीते हैं अपनी बातें। और उनके जो आप कहें दिमाग में, वो भी एक खुल के सोचते हैं। तो बहुत खुल के सोचते हैं हर चीज़ को। ये नहीं कि उसी घिसे पिटे तरीके से ही जो चल रहा है उसी को बना दिया, या कोई और बोल रहा है तो उसी को नए तरीके से बना के पेश कर दिया, बल्कि उनकी बातों को कई लोगों ने अपने तरीके से पेश किया है। खैर, वो इस समय कोई वो ये नहीं हो रहा कि हम वो कर रहे हैं, पर मैं ये बता रही हूँ कि वो भी एक हैं जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और भी बहुत उनके बारे में बता सकती हूँ मैं उसके बारे में, लेकिन अभी मैं इतना ही रखूँगी इस वीडियो को। और बाकी फिर और बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं है कि हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छे लोग कम होते हैं, पर हमारे जैसे लोगों को, इतने अच्छे लोगों का ही साथ मिल जाता है तो बहुत हो जाता है हमारे लिए। वो संख्या बढ़ाने वाला मेरे लिए तो वो कोई काम नहीं है। इतनी भीड़ बढ़ा लो और सब चोर उचक्के और अ, हरामखोर लोग हों और झूठे मक्कार उनका अचार डालें, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 10,000 हो, 10 लाख हो। तो ये लोग हैं, ये इन्होंने तो इसी वजह से मैं कभी कभी क्या, जब भी मुझे याद आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं आते हैं, आते रहते हैं कोई ना कोई इनमें से। अभी तो और भी बहुत है। तो हालांकि कम तो हैं, लेकिन ये कम ही बहुत है हमारे जैसे लोगों के लिए। तो इन्होंने अकेले अकेले ही इतना कुछ चेंज करा है, किसी न किसी तरीके से, अपने अपने तरीके से चीज़ों को। तो यहीं मैं अभी ख़त्म करती हूँ। तो फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में और बात करेंगे कुछ और लोगों की। देखते हैं किस तरह से इस बार मैं इसका फॉर्मेट क्या रखूँगी। वैसे यही रहेगा कि मैं आपसे बेतकल्लुफ़ी से बात करती रहूँ इन सब के बारे में। ठीक है, मिलते हैं फिर।